हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं अपने आज की इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 5 हिंदी पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 6, जिसका नाम है चिट्ठी का सफ़र। तो बच्चों, सफ़र यानी यात्रा, सफ़र का अर्थ है यात्रा। तो अगर आपको कहीं पे जाना है, किसी जगह आपको पहुंचना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? अपने खुद के साधन, अगर आपके पास कार है या बाइक है तो जाओगे, नहीं तो फिर आप बस या ऑटो से जाओगे। तो उसी तरह से अगर आपको अपने किसी दोस्त को आपको पत्र भेजना है, चिट्ठी भेजना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये सारी बातें हम आज के इस लेख में जानेंगे। आइए हम इस लेख को पढ़ना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। तो बच्चों, आप लोग क्लास 5 के स्टूडेंट हो, तो जाहिर सी बात है कि आप 10-12 साल के हो गए। तो आप में से कुछ बच्चे जो है अपनी इस 10-12 साल की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पत्र तो जरूर ही लिखे होंगे। तो वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह से पहुंचे होंगे, यानी जो पत्र आपने लिखा है वो अपने सही पते पर और सही समय पर कैसे पहुंचेगा, ये जो है कई बातों पर निर्भर करता है, नहीं डिपेंड है। जैसे कि चिट्ठी आपको किस जगह से किस जगह पे भेजनी है, और संदेश आपको कितनी जल्दी पहुंचाना है, यानी जो खबर, जो समाचार आपने अपनी चिट्ठी में लिखा है वो आपको कितनी जल्दी पहुंचाना है, और आपने अपने पत्र पर पूरा और सही पता लिखा है कि नहीं, और तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं। अब प्रश्न उठते हैं कि, यानी जब ये सब बातें क्लियर हो गई है तो आगे आपके मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर हम चिट्ठी पर डाक टिकट क्यों लगाएं। तो बच्चों, डाक टिकट होता है डाक सेवाओं के शुल्क का भुगतान। तो अब हम आपको इसको आसान शब्दों में बताएंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे, आप अगर किसी भी चीज़ को खरीदना चाहोगे या फिर किसी से आप अपना कोई काम करवाना चाहोगे, तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो उसी तरह से आप अगर अपनी चिट्ठी को जो पोस्ट ऑफिस में जाते हो पोस्ट करने के लिए कि ये मेरी चिट्ठी फला जगह पे मतलब भेजनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पोस्ट ऑफिस से जो है, यानी डाकघर से आपको डाक टिकट खरीदना पड़ता है। तो वो डाक टिकट जो खरीदने के बाद आपको कुछ पैसा देना पड़ता है, वहाँ पे कुछ पे करना पड़ता है। तो वो जो है डाक टिकट खरीदने के बाद जो पैसा आप वहाँ पे दोगे, तो वो डाक टिकट जब लग जाएगी आपकी चिट्ठी के ऊपर, तब जाके आपकी चिट्ठी आप जहाँ भेजना चाहते हो वहाँ पे जाएगा। तो ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको? यानी डाक टिकट आपको चिट्ठी भेजने के बदले आप वहाँ पे कुछ पैसा वहाँ पे देते हो तो आपको डाक टिकट मिलता है। तो वही खर्च आपका, मतलब चिट्ठी पहुँचाने का खर्च, वही जो है आपसे पोस्ट ऑफिस लेता है, तो आपको डाक टिकट मिलता है। तो फिर आप पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है आपका? तो पूरा और ठीक पता अगर आपकी चिट्ठी पर नहीं लिखा है तो आपका पत्र नहीं पहुंच पाएगा जहां आप उसे पहुंचाना चाहते हो। आगे है, जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। तो अगर आपको जरूरत है कि आपका मैसेज बहुत जल्दी पहुंच जाए पत्र के द्वारा, तो आप जो है तार भेज सकते हो। ठीक है बच्चों। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप जहाँ पे चिट्ठी भेजना चाहते हो, आपका दोस्त जो है उस जगह को छोड़ के कहीं और रहने लगा हो, आपको नहीं पता है, तो आपने उस पुराने वाले पते पर अपनी चिट्ठी को भेज दिया, तो आपके दोस्त को वो चिट्ठी नहीं मिलेगी। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद आपके पास हो, यानी तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक रखते हो। तो बहुत से बच्चों का बहुत से शौक होते हैं, उसमें से कुछ बच्चों का शौक ऐसा भी होता है कि वो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। अब आगे है, इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पतों में दी गई जगह में लिखो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो दो लिफाफा दे रखा है, एक पोस्ट कार्ड है, एक लिफाफा है, जिससे आप चिट्ठी लिख के भेजते हो। तो यहाँ पे देखिए, इसमें एड्रेस, इसमें यानी इसमें पता क्या लिखा है। पहले में लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा। दूसरे में लिखा है श्रीमान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली। ये पिन कोड लिखा है 110016। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है, यानी ये दोनों पते आपस में किस तरह से अलग है। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे शहर के जिस हिस्से में हो उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। तो
इस तरह से अगर हमें किसी को पत्र भेजना है या पहुंचाना है तो उसमें आप जो है कि आप पते में, एड्रेस में आप क्या लिखोगे। तो ठीक है बच्चों, तो उसमें आपको सबसे पहले नाम लिखना है, फिर मकान नंबर लिखना है, फिर गली और मोहल्ला जहाँ पे वो रहता है, फिर शहर, फिर जिला, फिर पिन कोड। तो अब आगे है, शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। तो पिन कोड का क्या मतलब है, इसको हम आपको बताएंगे। पिन कोड का अर्थ है डाक सूचक संख्या या पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो आगे हम देख लेते हैं, हर जगह को जो है एक पिन कोड दिया गया है। तो अब सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। तो इसका भी जवाब है बच्चों, हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। तो पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान पर पता लगाने के लिए डाक छाटने वाले कर्मचारी को मदद मिलती। गंतव्य यानी जहाँ पहुंचाने वाला जो स्थान है, जहाँ पे चिट्ठी को पहुंचाना है। तो इस तरह से जो है पत्र बहुत जल्दी बांटे जाते हैं। यानी जो एक जैसे नाम होते हैं कस्बे, गांव, शहर के, तो उनका पिन कोड अलग अलग होता है। तो इससे जो है कि कर्मचारियों को डाक छाटने में मदद मिलती है और पत्र को जल्दी पहुंचाया जा सकता है पिन कोड के सहारे। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाकतार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिली इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ जो है मेन पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है, यानी शॉर्टकट है। पोस्टल इंडेक्स नंबर का जो पहला वर्ड है उसी से पिन शब्द बना है। और किसी जगह का पिन कोड जो 6 अंकों का होता है और ये 6 अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है। यानी सबका अपना एक जो है कि महत्वपूर्ण मीनिंग होती है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। तो इसमें सबसे पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 1016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। तो अब आगे, अब तुम्हारा स्कूल जहां है उस इलाके का पिन कोड पता करो। तो अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। तो बच्चों, ये दोनों जो पिन कोड आपके स्कूल का है, आपके इलाके का, ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो या फिर इसकी जानकारी आप जो है पिन कोड की जानकारी आप डाकघर से प्राप्त कर सकते हो। डाकघर में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो आपके अपने मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। प्रमुख जगहों, शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो बच्चों, जो प्रमुख जगहों और शहरों के पिन कोड नंबर वो हमारे जो डाकघर होते हैं वहां पे लगा हुआ हमें मिल सकता है। टिकट को संग्रह करने का, टिकट को इकट्ठा करने का शौक काफी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीजें शामिल हो गई हैं। इसलिए हम इसको डाक का विज्ञान कहना, इसको हम गलत नहीं साबित कर सकते हैं। क्या आप जानते हो, यानी क्या तुम जानते हो कि इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ लिखो। तो आप यहाँ पे पता करके लिख सकते हो। तो फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। यानी पीछे जो 2 लिफाफे दे रखे थे, एक जो है कि उसमें पता में लिखा था महात्मा गांधी जहाँ वहाँ वर्धा, दूसरे में पूरी मतलब एनसीईआरटी का पूरा पता दे रखा था, किसी बिल्डिंग से लेके छोटी भौगोलिक इकाई से लेके बड़ी भौगोलिक इकाई तक का। तो इसमें जो है फर्क केवल पिन कोड का नहीं है, बल्कि समय समय पर जो डाक सेवाएं है उसमें उसका विकास होता रहा और उसमें बदलाव आते रहे। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश यानी खबर भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही हो तो हम इंसानों की बात कैसे ना करें, जो ऐसे समय डाक पहुंचाने का काम करते रहे हैं। यानी अगर हम कबूतरों की बात कर सकते हैं कि वो हमें हमारे लिए संदेश पहुंचाने का काम करते थे, तो हम उस समय में उन इंसानों की बात को कैसे ना करें जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जब संचार और परिवहन के साधन जो है बहुत सीमित थे, यानी बहुत कम थे। बात हो रही उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। यानी जो हमारे डाकिये होते हैं उनको हम हरकारा भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो हम उन हरकारों को कैसे भूल सकते हैं जो उस समय से हमारे लिए चिट्ठी हमारे घर पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो संचार और परिवहन का साधन बहुत कम था। वो पैदल ही हम लोगों तक चिट्ठी और पत्र को पहुंचा रहे हैं।
राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे, यानी जो राजा महाराजा थे उनके पास घोड़े पर सवार होकर के वो डाकिया पत्र को पहुंचाने का काम करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि जो डाक होती थी उसकी भी सुरक्षा करनी होती थी। डाकू लिटोरे या जंगली जानवरों जो जंगली जानवर होते हैं, डाकू लिटोरे की चपेट में यानी उनके संपर्क में आने के बाद जो है उनको हमेशा डर बना रहता है। आज भी भारतीय डाक जो है सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर है। तो आज के इस मॉडर्न जमाने में भी जो हमारा भारतीय डाक है, कुछ ऐसे जो दुर्गम और पहाड़ी इलाके हैं जहां पर संचार का साधन नहीं हो पाया, बहुत कम है, सीमित है परिवहन और संचार के साधन, तो वहां पर आज भी जो हरकारे हैं, जो डाकी हैं, वो पैदल ही जो है डाक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड के पदम, जंस्कार जैसी कई जगह जहाँ हरकारे डाक पहुंचाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख जो एक खंड है, वहाँ पे जो जिला है उसमें जो है पदम या जंस्कार नाम की एक जगह है जहाँ पर हरकारे भी डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। तो आज के मॉडर्न जमाने में जो संदेश यानी जो खबर भेजने का जो नए नए तरीके हैं, उससे हमें बहुत आसानी हो गई है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यानी पहले हम कबूतरों के द्वारा अपने मैसेज को भेजते थे, अपने संदेशों को भेजते थे, फिर बाद में जो है जो हमारे डाक है वो जो है कि हवा यानी हवाई जहाज के द्वारा वो भेजे जाने लगे। तो कबूतरों से लेकर के जो हवाई जहाज तक जो डाक को भेजे जाने का सफर रहा है, वो बहुत ज्यादा रोमांचित करने वाला है, दिलचस्प रहा होगा। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। यानी बच्चों आश्चर्य होता होगा ना, जो नहीं जानता है तो उनके लिए आश्चर्य की बात है कि कबूतर जो कि एक पक्षी है वो हमारे लिए खबर पहुंचाने का भी काम करते थे। तो कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी जो जितने भी कबूतर थे सभी हमारे लिए मैसेज दे जाने का काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक विशेष प्रकार का कबूतर है गिरहबाज या हुमर प्रजाति का है, जिसे हम ट्रेनिंग देते हैं, उसे प्रशिक्षित किया जाता है, उसे ट्रेन किया जाता है, फिर वो उसे ट्रेनिंग दे करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। तो फिर अब आगे प्रश्न उठता है कि आखिर कबूतर अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेते हैं। उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो। अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा है कि ये कबूतर अपना रास्ता कैसे पा लेते, फिर वापस कैसे आ जाते हैं, तो आप उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो। यानी जो साइबेरियन पक्षी होते हैं, जो दूसरे देश से दूसरे देश में, मतलब अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाके रहने लगते हैं, तो आप उनके बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता तय करते हैं, फिर कैसे अपनी सही जगह पर आ जाते हैं। तो आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता। यानी जो कबूतर होते हैं, अगर उनका हम उपयोग करेंगे मैसेज पहुंचाने के लिए, तो उस पर बहुत कम खर्चा आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल का होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश आपको पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जा सकता है, ताकि 5 के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। यानी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपको किसी के पास भेजना कबूतर के द्वारा, तो वहां पे 2 कबूतरों को भेजा जाता है, क्योंकि अगर बाज होते हैं ना, वो कबूतरों पर हमला कर देते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हो, एक कबूतर घायल हो तो दूसरा संदेश को पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है, जिसका नाम है ग्रे नेक। तो अगर आपके मन में ऐसी कोई बातें आ रही हो कबूतर के बारे में जानने का, तो एक ऐसा कबूतर था जो दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें जो है संदेश पहुंचाने का काम करता था। और इस कबूतर की कहानी एक इंग्लिश में छपी हुई बुक ग्रे नेक में छपी है। और इस जो बुक का हीरो था उसका नाम भी ग्रे नेक ही था, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो अगर आप जो है हिंदी में इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो आप
नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिख सकते हो और आप लिखोगे कि इस किताब को वो हिंदी में भी छापे। तो ये रहा उनका पता, नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फ्रेज 11, बसंत कुंज, नई दिल्ली 111007। तो आप इस पते पर आप जो है अपने पत्र को लिख करके सेंड कर सकते हो, दे सकते हो, पोस्ट कर सकते हो कि मुझे ये बुक जो है हिंदी में आप प्रकाशित करने की कृपा करें। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारे पुराने जमाने में जो संचार के साधन थे, तब से लेकर के अब के मॉडर्न जमाने का जो संचार का साधन है, तो उसके बीच में जितनी भी बातें आई वो सब आपने इस लेख में पढ़ा। तो अब आपको पत्र भेजने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।